राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी यात्रा का वर्णन यहां से शुरू किया है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल की नहीं कि हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यानी पहले बहुत से ऐसे रास्ते थे जो खुले नहीं थे। आजकल तो नेशनल हाईवेज बन गए हैं। तो यहाँ यही कहा गया कि यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। जी हां, चीनी पलटन अर्थात चीनी सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। पहले की स्थिति के बाद आजकल की स्थिति का बयान कर रहे हैं कि आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, दुर्ग अर्थात किला, वहां पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त, आबाद का मतलब वहां कुछ लोग रहते हैं, और ऐसा ही परित्यक्त चीनी किला था। ऐसा ही एक परित्यक्त अर्थ छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। यहां राहुल सांकृत्यायन जी कह रहे हैं कि वहां चीनी किले के पास वो चाय पीने के लिए ठहरे, वहां कुछ देर के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें भी। तो यहाँ उन्हीं तकलीफों और आराम की बातों का वर्णन किया है लेखक ने। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा करती है। अर्थात लेखक वहां के रीति रिवाज और वहां की परंपराओं के बारे में बात कर रहे हैं कि जातिवाद नहीं था, छुआछूत नहीं था, और औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। बात करते हैं आगे। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कहा है उन्होंने कि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे, जो भिखारी, निम्न श्रेणी के निचले स्तर के जो भिखारी होते हैं, उनको लोग चोरी के डर से भीतर नहीं आने देते, अपने घर के अंदर नहीं आने देते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हो, घर के भीतर जा सकते हो। यानी अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृति है ये कि अतिथि ईश्वर के समान होता है। तो वही स्थिति है कि आप घर के अंदर जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, आपको कोई घर पे कोई जानता नहीं है तो भी। वो ये बात है 1920 और 30 की, आज़ादी से पूर्व की। तो ऐसा अपनापन, ऐसी इंसानियत लोगों में पहले हुआ करती थी, और ये बात है तिब्बत की। तो यदि आप अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए चाय तैयार कर देंगी, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चोंगी में, अर्थात ये बर्तन है टोंटीदार बर्तन, चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख करके आपको दे देगी। यानी आपको अपनी चाय तैयार मिल जाएगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, बैठक का मतलब यहाँ अतिथि लोगों को जहाँ बैठाया जाता है, जहाँ उनका आतिथ्य किया जाता है, अतिथि सत्कार किया जाता है, उस स्थान की बात की जा रही है बैठक। तो यदि वह स्थान चूल्हे से कहीं दूर है तो कहा है कि, और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आप खुद चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। यानी जो पात्र होता है चाय बनाने का, उसमें आप अपनी चाय तैयार करके ला सकते हैं। और चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। यदि आपकी चाय तैयार हो जाए तो नमक और मक्खन, तिब्बत में ऐसी परंपराएं हैं कि वहां की चाय में नमक भी डाला जाता है। आगे देखते हैं क्या हो। उन्होंने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, जो छोड़ा हुआ किला था, त्याग दिया गया था जो किला, उस किले से हम चलने लगे। और तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी अर्थात पहले क्या होता था, जब हम किसी दूसरे देश की धरती पर जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो वहां के रास्ते पर चलने के लिए कुछ टैक्स चुकाना पड़ता है, और वही टैक्स जो है राहदारी कहलाता है। तो वहां एक व्यक्ति है जो राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें, उनके पास कोई कागज की पर्चियां थी, वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यानी ये स्थान का नाम है थोंगला, तो वहां का जो आखिरी गांव था वहां पहुंच गए। यहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। यहां सुमति जो है वो उनका सहयोगी था, जो तिब्बत का ही था, अर्थात एक तरह से हम उसका गाइड भी कह सकते हैं,
मार्गदर्शक भी कह सकते हैं लेखक का। तो यहां सुमति के कुछ लोग जान पहचान के थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, यानी भिखमंगे के वेश में थे फिर भी ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब हम उसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। यानी जब 5 साल पहले की यहाँ जब बात की जा रही है तो 5 साल पहले तो भिखमंगे के वेश में भी उनको रहने के लिए जगह मिल गई, लेकिन 5 साल बाद में जब लौटे एक भद्र वेश में, एक जेंटलमैन के रूप में एक घोड़े पर सवार होकर के आए, तो भी वहां उनको रहने को जगह नहीं मिली। ये परिवर्तन है समय का, लोगों की सोच का। तो हम गांव में एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे, तो ऐसी स्थिति हुई कि उन्हें एक झोंपड़े में अपनी शरण लेनी पड़ी। बहुत कुछ उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, लोग क्या सोचते हैं, कैसे उस वक्त हालात होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको शरण नहीं मिली जब वो 5 साल बाद में लौटे। तो खासकर शाम के समय की यहां बात की जा रही है कि शाम के समय छंग पीकर, ये एक विशेष प्रकार की मदिरा होती है, तो छंग पी करके बहुत कम लोग ही होशो हवास में रहते हैं, बेसुध होकर के छंग पी करके पड़े रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको आगे बढ़ना पड़ा और अब हमें यानी लेखक को सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा यहाँ की जो दुर्गम पहाड़ियां होती है उनको कहा गया है। बढ़ते आगे बात करेंगे। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं और 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण उनके दोनों ओर, दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं, यानी कई मीलों तक कोई आबादी नहीं होती है, कोई गांव नहीं होते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक किसी आदमी को नहीं देखा जा सकता, यानी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। पहाड़ों के घुमाव के कारण, पहाड़ों के पीछे छुपे होने के कारण, यानी कोई दूर तक कोई आदमी, कोई इंसान दिखाई नहीं देता है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है और वे ऐसी जगह किसी को भी लूट सकते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं वहां के डाकुओं के लिए कि तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिल भी सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता है। निर्जन स्थान होगा तो वहां न तो कोई गवाह होगा, न कोई उनको मिल पाएगा कि किसी व्यक्ति को बचाया जा सके। सरकार पुलिस और खुफिया विभाग पर इतना ज्यादा खर्च नहीं करती है और गवाह भी तो वहां कोई नहीं मिल सकता। यदि कोई गवाह ही देगा तभी तो किसी की सजा होगी। तो डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके पास कुछ पैसा वैसा है या नहीं। तो ये तो बिल्कुल विकट स्थिति है, यानी इस सुनसान में यदि डाकू मिल गए तो जान से हाथ धो बैठना। यदि आप पहले ही हाथ ऊपर कर दें और आपके पास जो कुछ भी है समर्पित कर दें तो अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि लेखक तो भिखमंगे के वेश में थे, तो उनके साथ क्या हुआ, हथियार का कानून न रहने के कारण लोग जैसे लाठी लेकर के घूमते हैं, वैसे यहाँ के लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास कोई खून हो गया था। लेखक का कहना है कि उन्हें गांव में किसी ने बताया कि पिछले ही साल किसी का खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, यानी लेखक जो है वो भिखमंगे के वेश में थे, भिखमंगे का वेश उन्होंने धारण किया हुआ था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल, यानी उन्हें लगता कि कोई डाकू वाकू तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में टोपी उतारते, जीभ निकालते और क्या करते, कुछ दया 1 पैसा, यानी भिखारी बन जाते और ये प्रार्थना करते, रिक्वेस्ट करते कि दया कीजिए, 1 पैसा दे दीजिए। तो कुछ दया 1 पैसा कहते और भीख मांगने लगते। तो ऐसी स्थिति में देखते डाकू लोग भी कि इनके पास क्या हो सकता है। आगे क्या हुआ, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। तो सुमति से कहा कि यहां से लंकोर तक के लिए
2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चढ़ चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ यानी हमसे दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले थे, अर्थात सफेद रंग के बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ थे वो चले जा रहे थे। बीटे की ओर दिखने वाले, बीटे का मतलब अर्थात भीतर अंदर की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहां बर्फ की सफेदी थी न ही किसी तरह की हरियाली। तो पहाड़ यानी वहां केवल पत्थर ही पत्थर थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई देती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। वहां देवता का स्थान था और देवता विराजमान थे, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। वहां ऊंचाई पर चढ़ चुके थे, लेकिन अब बराबर लगातार ऊंचाई पर चलना था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, चढ़ाई तो कुछ दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। तो साथ में कोई चलता है, यात्रा करता है, इस तरह के यात्री होते हैं तो इतनी परेशानी, इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तो मेरा घोड़ा कुछ धीमा चलने लगा, और धीमा चलने से क्या हुआ, मैं समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। लेखक का जो घोड़ा है वो थोड़ा धीरे चलने लगा, और लेखक ने सोचा कि शायद थक गया होगा, चढ़ाई है तो थक गया होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उसे मारना भी नहीं चाहते थे तेज चलाने के लिए। लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, और उसकी तुलना उन्होंने द्रोण की वस्तु से की है कि जिस प्रकार द्रोण की वस्तु झूमते हुए चले जा रहे थे, उसी प्रकार वे भी उस घोड़े पर बैठ करके झूमते हुए चले जा रहे थे। यहाँ द्रोण की वस्तु के लिए कहा गया कि पर्शियन उपन्यासकार हैं, तो उन उपन्यासकार के नायक द्रोण की वस्तु है। तो जो द्रोण की वस्तु की तरह उनका घोड़ा भी झूमता हुआ चला जा रहा था, और जान पड़ रहा था कि घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, इसका अनुमान ही नहीं लग पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब भी जोर देने लगते, उन्होंने कहा कि जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता और ढीला हो जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, तो लेखक कहते हैं कि मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, राइट हैंड साइड वाला। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, अर्थात फिर लौटकर उसी रास्ते में वापस आए। आगे क्या हुआ, 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। यानी गांव से लगभग 1 मील पहले सुमति उनको मिले। तो उन्होंने कैसा अपना व्यवहार प्रकट किया, क्योंकि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, तो सुमति का मुंह गुस्से से और भी ज्यादा लाल था। और उनका क्या कहना था, उनका कहना था, उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। उन्होंने चाय गर्म करने के लिए 3 टोकरी कंडे फूंक डाले, अर्थात जला डाले। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया और कहा कि लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। यानी इस स्थान पर रात तक पहुंचने की उम्मीद रखते थे लेखक, क्योंकि उनका घोड़ा ही बिल्कुल ढीला और सुस्त था। देखते हैं यात्रा में उनके साथ में आगे क्या हुआ। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहां भी उनके अच्छे यजमान थे, सुमति की यजमान, अर्थात सुमति कोई ऐसा काम करते थे, यानी कोई पवित्र धागा जो है वो बांधा करते थे लोगों को, तो जो लोग बंधवाते थे वो उसके यजमान थे। तो यहां भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला, यानी चाय और सत्तू खाया। सत्तू यानी आटे को सेक करके उसको पानी में मिला करके पिया जाता है ये सत्तू, और गर्मा गर्म थुक्पा ये एक पेय पदार्थ होता है, पीने का पदार्थ होता है। तो गर्मा गर्म थुक्पा और सत्तू का सेवन उन्होंने किया। फिर आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू जैसा मालूम होता था, यानी चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे।
जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। मैदान के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे और वो कपड़े की पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। यानी सुमति क्या करते थे? सुमति कपड़े की चीरी, कपड़े के टुकड़े से गंडे बनाया करते थे। अर्थात जिस प्रकार रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसी प्रकार वे कपड़े के गंडे तैयार कर लिया करते थे। और वो क्या कहते थे यजमानों से कि बोध गया से लाया हूं आप लोगों के लिए, लेकिन वो तो कपड़े से तैयार कर लिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि कपड़े की पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा वो बना लेते थे। यानी वहां से लाए हुए जो गंडे थे वो खत्म हो जाते तो वो कपड़े से उसी प्रकार के गंडे तैयार कर लेते थे। अब लोगों को थोड़े पता है कि ये वास्तव में बोध गया से लाया हुआ है या नहीं। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर यानी एक सप्ताह उधर ही लगा देंगे। सुमति जब अपना समय वहीं आसपास के गांव में ज्यादा बर्बाद करने लगे तब लेखक ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे मार दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। यानी तुम्हें रुपयों की आवश्यकता है तो कम से कम मेरा समय बर्बाद मत करो, लासा पहुंचकर मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया अर्थात बोझ उठाने वाला, उनका सामान उठाने वाला प्रयास किया, लेकिन कोई मिला ही नहीं। आगे कहते हैं सवेरे ही चल दिए होते तो ठीक रहता, लेकिन अब 10-11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यदि वह थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हों और ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, यानी आगे तेज धूप और पीछे बर्फीले पहाड़ हैं, तो बर्फ के कारण पीछे का कंधा जो है ठंडा हो रहा है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों का लेखक ने सामना किया है। आगे कहते हैं कि फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी क्योंकि भरिया नहीं मिला और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। लेखक आगे कहते हैं कि यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा उन्होंने। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है और इन जागीरदारों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों और विहारों के हाथ में है। मठ जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिस प्रकार हमारे यहाँ मंदिरों मस्जिद होते हैं, वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग मठों में पहुँचते हैं। तो अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अर्थात उस खेती का काम करने के लिए मजदूर मिल जाते हैं आसानी से। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है। जो जागीरदार लोग होते हैं वो भिक्षु को नियुक्त करते हैं और जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, क्योंकि उसको वहां उसी काम के लिए नियुक्त किया जाता है। शेखर के जो भिक्षु थे वे बड़े प्रेम से मिले लेखक से और उस वक्त लेखक के वेश को देख करके भिक्षु के लिए कोई अनुमान लगाना मुश्किल था, क्योंकि वे एक छद्म वेश में थे। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं, एक भिखमंगे के वेश में थे। तो यहां एक उन्होंने कहा कि ऐसा विचार करके उनके विषय में कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो आगे उन्होंने कहा कि यहां एक अच्छा मंदिर था और जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन का अनुवाद था और अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। अनुवाद की 103 पोथियां रखी हुई थी और लेखक का आसन भी वहीं लगा। यानी जो साहित्य से प्रेम करने वाले हैं वो साहित्य के पास ही अपना आसन लगा लेते हैं। आगे उन्होंने कहा कि वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। बुद्ध का कंजूर वचन जो था, उस कंजूर वचन के विषय में उन्होंने कहा कि वह
बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी, एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रखी होगी। यानी 15 सेर का मतलब 15-15 किलो से ज्यादा पोथी, मतलब पुस्तक के बारे में यहाँ कहा गया है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। पुस्तकों के भीतर था, यहाँ कहने का मतलब क्या है, यानी वो पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ये 2-3 दिन घूम करके आएगा, तब तक मैं इन पुस्तकों का अध्ययन कर पाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद वापस चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये था राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखित उनका यात्रा संस्मरण, जो तिब्बत की यात्रा पर आधारित है, लासा की ओर। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हाँ, व्यस्त रहें। तब तक धन्यवाद।